हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम एसएससी CHSL 2023 टीयर 1 इस एग्ज़ाम में पूछे गए सभी नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम अभी अगस्त में ही हुआ है, 2 अगस्त और 18 अगस्त के बीच में। टोटल नंबर ऑफ सेट्स 40 आए हुए थे और इसकी आंसर की को रिलीज़ किया गया था 20 अगस्त को। आंसर की के मुताबिक जो टोटल क्वेश्चंस हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के वो 63 हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस में ही इडियम्स रख दिए गए थे। इस आधार पे कहा जा सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 100 क्वेश्चंस आए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के। आज की इस क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस में से जो नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस हैं और जो ऐसे इडियम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या आपने कम देखे हैं जो वो इडियम्स, उनको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरी जो फाइल है PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस के नाम से है, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए और PDF फॉर्मेट में फाइल प्रिंट करने के हिसाब से मैंने वहाँ अपलोड करवा दी है। एप्लीकेशन पर भी फाइल को अपलोड कर दिया गया, वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिएगा और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा कि क्या खास लगा और कितना खास लगा। जी, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेव पीपल नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। आपको बताना है कि एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन इसका मीनिंग इनमें से किस में फिट हो रहा है। आप ध्यान से देखिए तो ये चार जो ऑप्शंस हैं ये ईडियम्स हैं। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, ये भी ईडियम है। बीट द क्लॉक, हेल ऑफ टाइम, व्हेन द क्रंच कम्स, ये सब के सब क्या हैं? ईडियम्स हैं। चलिए इनका मीनिंग समझाते हैं। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम का मतलब होता है पास्ट में जाना, थोड़ा सा रिकॉल करना पास्ट मेमोरीज को, गुजरे हुए समय में जाना, फ्लैशबैक में जाना जिसको कहते हैं ना, नोस्टैल्जिक हो जाना। तो ये तो गुजरे हुए समय को याद करना हो गया। बीट द क्लॉक का मतलब है किसी काम को तय समय से पहले ही कर देना। क्लॉक को आप बीट कर दें, हरा दें। क्लॉक का मतलब डेडलाइन से है। मान लीजिए किसी काम को कहा गया कि शाम के 5 बजे तक करके देना है, आपने उस काम को 4 बजे ही कर दिया, तो इसको कहते हैं बीट द क्लॉक। मतलब कंप्लीट अ टास्क बिफोर डेडलाइन, कंप्लीट अ टास्क बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले ही किसी काम को कर देना। अहेल ऑफ टाइम का मतलब होता है विषम परिस्थिति, एडवर्स या डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टाइम जिसको कहते हैं। व्हेन द क्रंच कम्स एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन का मतलब होता है डिसाइसिव सिचुएशन, मतलब निर्णायक समय, निर्णायक स्थिति। जो जो एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन मतलब एक ऐसा समय जब डिसीजन लेना हो, तो बहादुर लोग ऐसे मौके पर पीठ नहीं दिखाते, पीछे नहीं हटते। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन द क्रंच कम्स, मतलब जब मौका आता है, जब समय आता है, जब एक डिसाइसिव सिचुएशन आती है कि अब आपको करो या मरो की स्थिति आती है। हाँ, डिसीजन लेना ही लेना होता है। व्हेन द क्रंच कम्स ब्रेव पीपल नेवर हाइड, ये सही आंसर है। आगे बढ़िए। नंबर 2, इट इज बेटर टू गेट लेस देन वॉट यू वॉन्ट देन गेट नथिंग। मतलब जो आप चाहते हैं उसका कुछ कम मिल जाए वो बेहतर है, बजाय इसके कि आपको कुछ भी ना मिले। एक कहावत है कि बैठने से बेगार भली, या समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसी को ये लिखा गया है कि कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा ही है। यहाँ यही लिखा है कि कुछ ना मिले उससे बेहतर है थोड़ा बहुत ही मिले। अब चार ऑप्शन है। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर, वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ये जो फर्स्ट थ्री ऑप्शन हैं ये प्रोवर्ब्स हैं और ये ईडियम है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है राई का पहाड़ बना देना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना, जिसको आप एग्जैजरेट करना कहा जा सकता है। ठीक। वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट, कोई कह रहा है कि मैंने कुछ वेस्ट किया ही नहीं तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है।
मतलब जैसे किसी को कुछ दे दिया गया, एक रिसोर्स किसी के लिए अवेलेबल कराया गया, अब उसने उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, तो उसके पास अभी भी वो चीज़ है तो उसको नहीं चाहिए। मतलब जब आप चीज़ों को सही से रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ने पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो पहले से ही होती है, तो आपको किसी के आगे मुंह नहीं फैलाना पड़ता। वेस्ट नॉट, वांट नॉट, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जिसका मतलब है कि जब आग लगेगी, मतलब जब धुआं हो रहा है तो आग भी है। कहते नहीं बिना आग के धुआं नहीं होता, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बिना आग के धुआं नहीं होता का मतलब है कि कुछ तो बात है, ऐसे ही सब कुछ नहीं होता। यानी कि अगर लग रहा है कि धुआं है, इसका मतलब आग भी है, मतलब इसका है कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग। और हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, ये इसका आंसर है, जिसका मतलब ही होता है कि कुछ ना मिले उससे बेहतर है कि आधी रोटी ही मिल जाए। यहाँ लिखा भी यही है कि कुछ ना मिले उससे बेहतर है कि कम ही मिल जाए। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। प्लेट बाय ईयर, प्लेट बाय ईयर का क्या मीनिंग होता है? प्लेट बाय ईयर का मतलब होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे, पहले से तय नहीं कर रहे हैं कि क्या करेंगे। जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड करेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, फिर जो परिस्थिति आपके सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। प्ले इट बाय ईयर का ये मीनिंग है। इसको समझने के लिए मैंने ये हिरन की फोटो लगाई है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये ईडियम सीजियल प्री 2022 में भी पूछा गया है। हाँ, इसमें ये हिरन है, इसको इस तरफ से कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है तो ये इस अकॉर्डिंग तय करेगा कि इसे किस तरफ भागना है अपनी जान बचाने के लिए। अगर सामने से आवाज़ आती है तो फिर ये तय करेगा उसे किस तरफ जाना चाहिए। क्या पहले से ही ये हिरन तय करेगा कि मैं स्ट्रेट ही भागूंगा, मैं लेफ्ट ही भागूंगा? नहीं ना, ये पहले सुनेगा कि आवाज़ किस तरफ से आ रही, आहट किस तरफ से आ रही, तो उस हिसाब से ये काम करेगा ना। तो परिस्थिति के आधार पर जब आप फैसला करते हैं, इसको कहते हैं प्ले इट बाय ईयर, परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स। आशु इज अ डेडिकेटेड गाय, आशु एक समर्पित लड़का है, ऑलवेज रेडी टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी। अब आशु एक समर्पित लड़का है, यानी कि कंपनी की तरक्की के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो कुछ भी करने को क्या कहेंगे? गो द एक्स्ट्रा माइल, या रेन ऑन हिज परेड, स्नग एज अ बग इन अ रग, या लूज हिज मार्बल्स। देखिए, लूज हिज मार्बल्स का मतलब होता है गो क्रेजी। हाँ, कई बार जब आप एंग्री हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, जब आप गुस्से में आ जाएं, भड़क उठें एक तरीके से, मार्बल्स कंचियों को कहते हैं। अपने बचपन को याद करिए, कंचियों से आपको बहुत लगाव रहता होगा। अगर आपकी एक कंची खो जाए या दोस्त आपका ले ले तो आप उसे छीन लेंगे ना। तो इफ somebody loses his marbles, तो the person loses his patience, वो क्रेजी हो जाता है, वो एंग्री हो जाता है। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से इसको कहते हैं लूज योर मार्बल्स, भड़क उठना। स्नग एज अ बग इन अ रग, रग बोलते हैं आप किसी चटाई को, चादर को। अब बग आप किसी कीड़े को कह सकते हैं। स्नग का मतलब होता है कि जब आप आराम से आराम कर रहे हैं, है ना, लेटे हुए हैं। इसको समझने के लिए दो पिक्चर्स हैं। एक ये, इसमें तो एक बच्चा है, अब देखिए ये चादर में इसको लपेट दिया गया और कितने आराम से ये सो रहा है, यही इसका मीनिंग है रिलैक्स करना। इसमें एक कीड़ा है, क्या हो रहा है कि ये देखिए आराम से ये फूल है और उसमें लेटा हुआ है, देख रहे हैं आप। और ये देखिए उसने पत्ती से खुद को ढक रखा है। क्या है ना कि कीड़े क्या करते हैं, बहुत चालाक होते हैं, पत्तियों में, फूलों में छिप जाते हैं, ठीक, और आराम करते रहते हैं। मतलब किसान को लगता ही नहीं कि कीड़ा है और कीड़ा होता है, क्योंकि वो छिप जाते हैं। तो छिप कर आप आराम कर रहे हैं, ये वहां से आया है। तो इसका मीनिंग है आराम करना, रिलैक्स करना। रेन ऑन समवंस परेड का मतलब होता है, ये देखिए परेड चल रही है, शादी बारात हो रही, मान लो अगवानी चल रही है, तो उस पर बारिश हो जाए तो किसी की के एक्साइटमेंट को खत्म कर देना, मतलब उत्साह को मार देना। अब परेड हो रही है, गाना बजाना हो रहा है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, और फिर बारिश हो जाएगी तो आपको फिर बेमन भागना पड़ेगा ना वहाँ से। तो मतलब जो
सारा मजा किरकिरा कर देना जिसको नहीं कहते हैं, उसी को कहते हैं रेन ऑन समवन्स परेड। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना, अतिरिक्त प्रयास करना। यही इसका सही आंसर है। लिखा है ना कि आशु एक समर्पित लड़का है और कंपनी की तरक्की के लिए वो अतिरिक्त प्रयास करने को हमेशा तैयार रहता है, कि मतलब इतना तो उसको करना ही है, ये टारगेट है, इसके अलावा 1 मील और वो और चल जाएगा। तो अतिरिक्त प्रयास करना, गो द एक्स्ट्रा माइल को कहते हैं। मेमोरी लाइक सीप का मतलब होता है, सीप चलनी को बोलते हैं, छन्नी को बोलते हैं। अब छन्नी में कोई चीज रुकती है क्या? नहीं, उससे तो छन जाती है। तो वैसे ही आपके दिमाग में अगर कोई चीज रुके ना, दिमाग से बाहर हो जाए, वो व्यक्ति जो जल्दी बातों को भूलता है उसकी मेमोरी होती है लाइक सीप, यानी कि पुअर मेमोरी। जिस प्रकार छन्नी में कुछ देर तक नहीं रुकता, वैसे ही आपके दिमाग में अगर कोई बात देर तक नहीं रुकती है तो आपकी मेमोरी कैसी है? योर मेमोरी इज लाइक सीप। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। द कैंडिडेट ब्लेम्ड द persistent traffic jam as the reason of his being late. कैंडिडेट ने ट्रैफिक जैम को रीजन बताया अपने देर से आने का, और जो इंटरव्यूअर था उसने बिलीव किया उसकी बात पर, दो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, यद्यपि वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसने उसकी बात पर भरोसा किया। जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो, हाँ, जिसके चलते आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ये आंसर है इसका। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट का ये मतलब होता है कि जैसे आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने चोरी करी है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं है, तो आपने उससे पूछा क्या तुमने चोरी करी, तो उसने कह दिया नहीं मैंने चोरी नहीं करी। तो चूंकि आप 100% श्योर नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उसको जाने देंगे। मेरी बात आप मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ही हैं, तो आपने किसी को अरेस्ट किया इस आरोप में कि उसने इस काम को किया है। उससे पूछा गया कि तुम दंगे में थे, तो उसने कह दिया मैं नहीं था, और आपके पास कोई वीडियो फुटेज भी नहीं थी, तो आपने कहा ठीक है अच्छा। तो बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते आपने उसको जाने दिया, क्योंकि आप पूरी तरीके से श्योर नहीं थे। तो जब बेनिफिट ऑफ डाउट का यही मतलब होता है, गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब है कि संदेह का लाभ देना, संदेह का लाभ देना। एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, इसका मतलब है गलती करना इंसान का स्वभाव है और माफ कर देना ईश्वर का स्वभाव है। डिड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, सर जज द बुक बाय इट्स कवर का मतलब है किसी व्यक्ति को उसके नाम, उसकी शक्ल सूरत, उसकी कद काठी, उसके पहनावे से जज करना, मतलब जो आउटर अपीयरेंस है उसके आधार पर जज करना। कहा भी जाता है कि शक्ल के आधार पर व्यक्ति की अक्ल का पता नहीं चलता। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, नाम से, शक्ल सूरत से, कद काठी से, पहनावे से जज ना करें कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। बहुत से लोगों ने सचिन तेंदुलकर को उनके समय में ऐसे ही जज किया था। तमाम बॉलर्स को ये लगता था ये लड़का क्या करेगा, दे वर जजिंग द बुक बाय इट्स कवर, और सचिन उन पर भारी पड़ रहे थे। ये है कि आप कभी भी बुक को उसके कवर से जज ना करें, क्योंकि इससे आप धोखा खा सकते हैं। चेंज योर ट्यून का मतलब होता है कि अपना सुर बदल देना, अपनी आवाज़ बदल लेना। मतलब इसका ये है कि पहले आप जो है अलग तरीके से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट होकर के बात करते हैं, और बाद में एकदम से आप अपना रवैया, अपना तरीका बदल लें। ऐसे समझिए ना कि पहले आप मुसीबत में रहे तो आप बहुत सॉफ्ट होकर के दूसरों से बात करते थे, फिर आप जो है एक अधिकारी बन गए, फिर आपने रवैया ही बदल लिया, फिर आप अकड़ में आ गए। हाँ, चुनाव जीत के प्रधान बन गए तो फिर आप उन्हीं लोगों से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड टू चेंज योर ट्यून। हाँ, रवैया बदलना नेगेटिव फ्रेज है। ट्यून को चेंज करके ऐसा नहीं कि आप गुस्से से सॉफ्ट स्पोकन हो जाएंगे, नहीं, आप सॉफ्ट स्पोकन से अग्रेसिव हो जाएंगे। वन हू हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट, मतलब इसका मीनिंग क्या हो सकता है इन चार ऑप्शन में, और ये जो चारों ऑप्शन है ये प्रोवर्ब है। सोचिए कितना ज़रूरी है कि आप ईडियम्स में सब कुछ पढ़ें, ईडियम्स पढ़ें, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ें, प्रोवर्ब्स पढ़ें, तब जाकर के बात बनती है। वन हू हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट, मतलब जो जल्दबाजी करता है
वो हमेशा सबसे बढ़िया ही पाता है। इसका मतलब है कि जो जागत है वो पावत है, जो समय पर कहीं पहुंच जाता है उसको बेस्ट मिलता है। ब्रिविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रिविटी का मतलब होता है गागर में सागर। ब्रिविटी संक्षेप में बड़ी बात को कहना, एक लाइन में 10 लाइन की बात बोलना। और विट का मतलब होता है काबिलियत, समझ जिसको कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप संक्षेप में कोई बात कहते हैं तो उसका एक बड़ा असर पड़ता है। ये आपकी काबिलियत है कि आप एक लाइन में 10 लाइन की बात कह दें। मतलब आप शॉर्ट और कंसाइज हो करके इम्पैक्टफुल स्पीच दें। ठीक, मतलब इम्पैक्टफुल स्पीच वो नहीं है जो आधे घंटे दी जाए, बल्कि वो है जो 5 मिनट दी जाए, लेकिन उसमें हर एक बात को ढंग से कवर जरूर किया जाए। फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। फोर मतलब पहले, एडवांस, वॉर्न मतलब चेतावनी। जब किसी को एडवांस में ही वार्निंग दे दी जाती है तो उसका बेनिफिट है कि वो एडवांस में ही तैयार भी हो जाता है। अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि दुश्मन आप पे हमला करने वाला है तो आप पहले से तैयार भी हो जाएंगे। पहले से ही पता चल जाए कि बाढ़ आने वाली है तो आप पहले से ही सारे सामान के साथ गांव छोड़कर, घर छोड़ के सुरक्षित जगह पर चले भी जाएंगे। तो फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ये इसका सही आंसर है कि वो चिड़िया जो जल्दी उठ करके कीड़े चुगने के लिए जाती है उसी को कीड़े मिलते हैं, बाकियों को नहीं। सुबह तड़के ही जो उठ करके जो जल्दी जाती है दाने चुगने के लिए, कीड़े ढूंढने के लिए, उसी को कीड़े मिलते हैं। जो देर तक सोती रहती है उसको नहीं। हिज बार्क इज वर्स दैन हिज बाइट। इसका मतलब है कि वो भौंकता ज़्यादा खराब है, काटता उतना खराब नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति को के लिए आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आदमी अंदर से मन का अच्छा है, बस खाली ये बोलता बहुत खराब है। मतलब बस खाली ये बातों से बहुत ज़्यादा सख्त है, अंदर से इतने खराब नहीं है। ये खाली मतलब इनकी इनकी भाषा खराब है, ये बोलते बहुत खराब हैं, ये खाली स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज़्यादा, अंदर से इतने खराब ये नहीं है, या अंदर से ये बिल्कुल भी खराब नहीं। जैसे किसी किसी के फादर जो है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो लगता है कि मतलब किसी बच्चे को नादानी में लगता है कि मेरा बाप बहुत खड़ूस है, जब देखो तब गुस्साया करता है, बहुत खराब है मेरा बाप। तो माँ समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पिताजी से बाहर से इतने सख्त हैं, अंदर से वो बहुत ही नॉर्मल है, मुलायम है, सॉफ्ट है। तो समवंस बाइट बार्क इज वर्स दैन समवंस बाइट का यही मतलब है कि कोई व्यक्ति दिखता है बहुत ही ज़्यादा खराब, सख्त, लेकिन वो अंदर से अच्छा हो, खराब ना हो एक तरीके से। When I was in Italy for a tour, the tourist guide provided by अजीम was, जब मैं इटली में था टूर पर तो मुझे अजीम के द्वारा एक टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड किया गया। वो कैसा था पढ़ेंगे अभी आप। बिकॉज ऑफ हिम द होल टूर वॉज सक्सेसफुल। उसके चलते, उसकी मदद के चलते पूरा टूर जो है अच्छा रहा। यानी कि जब मैं इटली में था एक टूर पर तो अजीम ने जो मुझे टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड किया वो बढ़िया था, अच्छा था ना, काबिल था, योग्य था, तभी तो उसकी वजह से हमारा सारा का सारा टूर जो था वो सक्सेसफुल हुआ। तो कोई व्यक्ति जब योग्य है, डिजर्विंग है, वर्थ है, काबिल है, लायक है, तो उसको क्या कहेंगे? आर्म्ड टू द टीथ, इसका मतलब होता है सिर से लेके पांव तक हथियारों से लैश होना। ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक हथियारों से लैश होना, तो ये नहीं होगा। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब है देर रात तक जगकर पढ़ाई करना। ये देखिए, देर रात में आप ऑयल को बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देर रात तक जगकर आप पढ़ाई कर रहे हैं। लुकिंग फॉर अ नीडल, लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना। तो आप एक सुई ढूंढ रहे हैं, वो भी हे स्टैक में। हे स्टैक भूसे को कह सकते हैं। अब भूसे में अगर कोई सुई गिर जाएगी तो मिलेगी नहीं, यानी कि बेकार का प्रयास करना। एक साफ जगह पर सुई गिरेगी तब तो आसानी से मिलने नहीं आती, और अगर कूड़े में गिर जाएगी तो फिर कैसे मिलने आएगी? तो आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं, है ना, मतलब वेस्ट वंस एफर्ट्स। अब पहला जो ऑप्शन है ये इसका आंसर है। वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, मतलब किसी का जो वेट है वो गोल्ड में है, और सोना तो बेशकीमती होता है, बहुमूल्य होता ही है।
तो उस वो जो गाइड प्रोवाइड किया गया था वो डिजर्विंग था, अच्छा था, योग्य था, यानी कि ही वॉज वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही मेरा एक कोर्स है ऑनलाइन 1300 प्लस इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स का। ये कोर्स 60 प्लस वीडियोस में है। इसकी फीस सिर्फ 199 है और इसमें एसएससी और बाकी एग्जाम्स में बार बार जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते रहे हैं उनको इंक्लूड किया गया। बाकी लास्ट 3 इयर्स में जितने भी नए और इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। ये बैच हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ पर अवेलेबल है और ये इंक्वायरी नंबर है, किसी कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 60 प्लस वीडियोज़ का ये कोर्स है, सिर्फ 199 रुपये इसकी फ़ीस है। इसमें जितना भी नया कंटेंट है वो सब कुछ इंक्लूड किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है कि फिजूल का काम करना बंद करके, फिजूल की बातें करना बंद करके मुद्दे पर आ जाना, पॉइंट पे आ जाना। टू गेट टू द पॉइंट, कट टू द चेज। लेट्स कट टू द चेज मतलब रोकते हैं। ऐसे आप चलते चले जा रहे हैं तो लेट्स कट टू द चेज, अब रुकते हैं और काम की बात कर लेते हैं। काम की बात कर लेते हैं, काम की बात करना, टू गेट टू द पॉइंट। Like a cat on a hot tin roof. Like a cat on a hot tin roof. क्या लगता है इसका क्या मीनिंग हो सकता है? Like a cat on a hot tin roof. अब आप समझिए, टिन रूफ आप जानते हैं जो लोहे की चादर होती है, देखिए ये टिन रूफ है, ये देखिए। तो लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ का मतलब होता है कि जब आप अग्रेशन में हैं, गुस्से में हैं, ऐसे समझिए ना सर। ये देखिए इमेजेस देखिए ना, इन दोनों इमेजेस में बिल्ली गुस्से में है। क्या है ना सर, जैसे कि गर्म गर्म छत पर बिल्ली है। अब नीचे का सरफेस अगर गर्म है, आप उस पर हैं अगर, तो एक तो आप कह सकते हैं कि आप जल जाएंगे, मुसीबत में हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि फिर क्या होता है ना कि जैसे व्यक्ति बहुत गर्मी से आया हो, बहुत गर्मी से काम करके आया हो, तो अक्सर वो गुस्से में होता है ना कि यार बहुत गर्मी से मैं आया हूँ, तो थोड़ी देर मुझसे कोई बात ना करे, शांत रहे। तो वो एक अग्रेशन वाली स्थिति आ जाती है, एक एजिटेशन वाली स्थिति आती है। तो जब ये कहा जाए लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, तो बहुत गर्मी में आपको गुस्सा ही आता है सर। तो बीइंग इन द स्टेट ऑफ एजिटेशन, है ना, जब आप गुस्से की स्थिति में हो, उग्र हो एक तरीके से। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, सीधे और सकरे। ये देखिए, ये आपको एक शाइन बोर्ड लग रहा है जो सड़कों पे देखने को मिलता है। ये देखिए, एक स्ट्रेट जाना है और नैरो जाना है। सीधे जाइए, बिल्कुल सीधे, सीधे सकरी रास्ता है, इससे सीधे चले जाइए। तो ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के आपको जाना, सीधे बिल्कुल जाइए, ठीक, दाएं बाएं नहीं जाना, सीधे रास्ता लगा होगा, सकरा रास्ता होगा, उस पर जाइए, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सीधे, दाएं बाएं करके कुछ भी नहीं। नेवर बिलीव एनीथिंग यू हेयर फ्रॉम अदर्स। जब कभी आप दूसरों से कोई बात सुने तो ऐसे ही उन पर भरोसा ना करें। ट्राई टू गेट एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इफ पॉसिबल। किसी की कही गई बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। ठीक, जो बात कही जा रही है उस सूचना की छोटी छोटी चीज़ों को वेरीफाई कर लें सर, अगर हो सके तो। किसी भी सूचना, किसी भी इंफॉर्मेशन की रियलिटी को चेक करना, किसी भी जानकारी की सत्यता का परीक्षण करना कि ये बात सच है बिल्कुल, इसके लिए कौन सी फ्रेज है? इन द फास्ट लेन, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, डाउन द लाइन, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर तो किसी व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है, जजमेंट हो सकता है, साफ सुथरा। फेयर एंड स्क्वायर मतलब जिसमें आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, डाउन द लाइन का मतलब होता है आगे चल के, इन द फ्यूचर, आगे चलकर, इवेंचुअली, अंततः जिसको कहे, कभी ना कभी, डाउन द लाइन।
स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इसका आंसर है। इन द फास्ट लेन का मतलब होता है जब लाइफ आपकी बहुत तेज चल रही हो। लिव इन द फास्ट लेन मतलब जब आपका जीवन बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। जब आप गाड़ी को फास्ट लेन में चलाते हैं तो बहुत तेज चलाते हैं और आपको अच्छा भी बहुत लगता है, हालांकि उसमें एक रिस्क भी होता है। तो जब लाइफ में बहुत सारा एडवेंचर है ना, मतलब फुल ऑफ फन, फुल ऑफ फन एज वेल एज रिस्क भी होना चाहिए। जब आप फास्ट लेन में चलेंगे तो एक रिस्क भी होता है, हालांकि मज़ा भी बहुत आती है। जब आप तेज़ ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आती है ना, थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है। तो जब आप बहुत चीयर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा बहुत उसमें रिस्क भी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इसका मतलब ही होता है जब आप ये कह रहे हैं कि आप जो जानकारी लाए हैं वो पूरी तरीके से ट्रू है, क्योंकि वो वेरीफाइड सोर्सेज से है। सो इफ़ यू गेट एन इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब वो सूचना वेरीफाइड होती। अब इसमें हॉर्स माउथ का क्या लॉजिक है? तो गांव में एक कहावत है कि अपनी बचिया के दांत हम जानते हैं। एक और कहावत है कि दान में मिली बचिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। अब ये जानवर के दांत का सच्चाई से क्या रिलेशन है? तो सुनिए, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गई, इन सब की एक्चुअल एज पता लगाने का तरीका है उनके दांतों को देखना। जो पारखी लोग होते हैं वो किसी जानवर को, स्पेशली गाय है, भैंस है, घोड़ा है, उसको देख करके उसकी उम्र का पता लगा लेते हैं। कैसे? उसका मुंह खोलते हैं और उसके दांतों के आधार पर, दांतों की संख्या, बनावट के आधार पर जान जाते हैं कि उसकी उम्र क्या है। वो अभी जवानी की उम्र में है, बुढ़ापे की उम्र में है, या बच्चों की उम्र में है। इंसानों में भी ऐसा होता है, बच्चों के दांत अलग होते हैं, जवान लोगों के दांत अलग होते हैं और बूढ़े लोगों के दांत अलग होते हैं। अक्सर आपने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो उसके दांत जो है लटक आते हैं, लंबे हो जाते हैं। यहीं से एक फ्रेज है लॉन्ग इन द टूथ, बूढ़ा हो जाना। तो छोटे बच्चों के दांत बहुत छोटे होंगे, ज़्यादा सफ़ेद होंगे। जवान लोगों के दांत हल्का सा येलो में होंगे और एक तरीके से मजबूत दांत लगेंगे, एक स्टैंडर्ड साइज के टीथ होंगे वो। और बूढ़े लोगों के जो दांत है वो लंबे लंबे होंगे, ढीले होंगे। तो दांतों से उम्र का पता लगाता है या सच्चाई का पता लगाया जाता है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ ये फ्रेज है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। श्रुति इज अ स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड। श्रुति अपने एटीट्यूड की वजह से एक बड़ी ही अलग टाइप की लड़की है। अब अलग टाइप की लड़की को आप क्या कहते हैं? अलग टाइप के व्यक्ति को क्वीर फिश कहते हैं। क्वीर का मतलब ही होता है स्ट्रेंज, एबनॉर्मल जिसको कह सकते हैं, असामान्य, मतलब जो सामान्य लोगों के तरीके से ना हो। स्कारलेट वुमेन तो एक चरित्रहीन महिला को कहते हैं, ठीक। और स्ट्रॉ मैन एक कमजोर व्यक्ति को कहते हैं। स्ट्रॉ मतलब तिनका, एक व्यक्ति जिसकी औकात तिनके के बराबर हो। वन मैन का तो कोई खास मीनिंग नहीं है। तो स्ट्रेंज पर्सन जो क्वीर है, क्वीर का मतलब ही होता है जब आप चीज़ों को लेकर सर्टेन नहीं, कई बार आप अपने आप को लेकर सर्टेन नहीं। अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये देखिए, मैंने लिखा LGBTQ, आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर। LGBTQ कम्युनिटी है हमारे आपके बीच में। तो क्यू उसी में आया है, क्यू में क्वीर। क्वीर लोग वो है जिन्हें अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कुछ भी क्लियर नहीं होता कि वो लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है या ट्रांसजेंडर है। वो क्या है वो खुद ही नहीं जान रहे हैं, तो वो क्वीर हैं एक तरीके से, ठीक। तो स्ट्रेंज। मयंक वॉज स्पीकिंग अ लॉट अबाउट ऑनेस्टी। मयंक जो है ईमानदारी के बड़े पाठ पढ़ रहा था। बट वेन रीता रिमाइंडेड हिम अबाउट द मनी पेड टू हिम फॉर द वर्क, मयंक जो है ईमानदारी की बातें कर रहा था, लेकिन जब रीता ने उसको याद दिलाया कि उसने पैसे दिए थे किसी काम को करने के लिए, ही बिहेव्ड कावर्डली एंड लेफ्ट द प्लेस, तो उसने कायरों जैसी हरकत करी और वहां से वो चला गया। ये इमेजेस देखिए, इसमें कायरों वाली हरकत यहाँ है ना, यही तो है। ये देखिए, कुत्ता जो है अपनी दुम को ऐसे टांगों के बीच में दबा रहा, कहते हैं दुम दबा के भागना। ये दुम दबा के भागना कुत्ते से तो आया। कुत्ता जब डर जाता है दूसरे कुत्ते से या आदमी से तो अपनी दुम को, जो अपनी पूंछ को टांगों के बीच कर लेता है। ये देखिए, टेल बिटवीन हिज लेग्स, तो अपनी अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच कर लेगा और भाग जाएगा। ये इसका सही आंसर है।
जब कायरों के जैसे आप पेश आए या दुम दबा के भाग दें। फॉल फ्लैट ये है मुंह के बल गिरना। ये देखिए लड़का बॉल को पकड़ने के लिए कूदा, डाइव लगाया और मुंह के बल गिरा, पर बॉल इसको नहीं मिली। तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है औंधे मुंह गिर जाना, यानी कि कुछ हासिल ना हो कर पाना, असफल हो जाना, पूरी तरीके से असफल हो जाना, फेल अटरली। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये डेड हॉर्स है। फ्लॉग मतलब ये है, घोड़े से पीटने को फ्लॉगिंग कहा जाता है। तो अगर आप एक मरे हुए घोड़े को घोड़े से पीटेंगे तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप वेस्ट कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को। वेस्ट वंस एफर्ट्स इसका मीनिंग है। ग्लाइडिंग द पिल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आकर्षित नहीं कर रही है, आकर्षक नहीं है, उसको ऐसे दिखाना कि वो चीज़ बहुत ही प्लीजेंट है या बहुत ज़्यादा आकर्षक है। मतलब किसी बोरिंग सिचुएशन को अट्रैक्टिव सिचुएशन के तरीके से पेश करना। हैव अ बैश, हैव अ बैश मतलब चलो यार घुलते मिलते हैं, ट्राई करते हैं। हैव अ बैश विद फ्रेंड, चलो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते घूमते। हैव अ बैश मतलब होता है ट्राई डूइंग समथिंग, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ whirl। हैव अ बैश, मेक एन अटेम्प्ट, कोशिश करना, ठीक, कोशिश करना। बैश मतलब होता है हिट करना, प्रहार करना, कोशिश करो ना, ठीक, ट्राई करो। सो लेट्स हैव अ बैश विद फ्रेंड्स। तो कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, कोई भी प्रयास करना। डूइंग नथिंग इन अ हरी डज नॉट गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स। जब आप किसी काम को जल्दबाजी में करते हैं तो इससे अच्छा परिणाम नहीं आता, यानी कि जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक। जल्दबाजी में किसी काम को करने से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अब 4 ऑप्शन में किस ईडियम का यही मीनिंग है? अब देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, क्या शानदार फ्रेज है। कहते हैं कि एक बार आप सफल हो जाइए फिर तो सफलता पे सफलता आती ही जाती है। 2 हो जाए, फिर उसकी पावर 2, फिर उसकी पावर 2 तो होती रहती। मतलब सफलता की शुरुआत करना कठिन है, पहली बार सफल होना कठिन है, उसके बाद तो सफलता से जो सफलता मिलती है वो तो। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस मतलब सफलता से तेज कोई और नहीं चलता। कहने का मतलब है कि जब आप एक बार सफल हो जाते हैं तो उसमें ऐड ऑन करते ही रहते हैं। आपने एक बिजनेस किया, उसमें सक्सेसफुल हो गए, फिर आप तुरंत दूसरा बिजनेस करेंगे, उसमें भी जल्दी सक्सेसफुल होंगे, तीसरा करेंगे, उसमें जल्दी सक्सेसफुल होंगे। टेक एग्जांपल ऑफ अडानी। उन्हें अपने अपनी अपनी सक्सेस के शुरुआती दिनों में बहुत समय लगा होगा, लेकिन जब एक बार वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने होंगे तो फिर अब वो हर फील्ड में जल्दी जल्दी सफल होंगे ना। फिर सफलता जब एक बार आपको मिलती है तो फिर आप उसके आगे बार बार सफल होते रहते हैं। स्टिल वाटर रन्स डीप, इसका मतलब होता है कि जो लोग शांत होते हैं, यानी कि ठहरा हुआ पानी, रन्स डीप, उसमें ज़्यादा योग्यता होती है। अक्सर जो लोग शांत रहते हैं वो ज़्यादा काबिल होते हैं। साइलेंट पीपल आर मोस्ट इंटेलिजेंट वंस, जो लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। कहते भी हैं ना कि खाली बर्तन बहुत शोर मचाता है। तो जो काबिल नहीं होता वो बहुत बातें करता है, और जो काबिल होता है वो शांत रहता है। तो जो लोग शांत होते हैं वो ज़्यादा काबिल होते हैं। साइलेंट पीपल आर यूजुअली मोस्ट इंटेलिजेंट वंस। हेस्ट इज वेस्ट इसका आंसर है। जब आप जल्दबाजी करोगे तो सब बिगड़ ही जाएगा, ये इसका आंसर है। विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल, एक बेवकूफ़ व्यक्ति के लिए होशियारी की बात करना एक असंभव काम है। हाँ, एक बेवकूफ़ व्यक्ति के लिए होशियार बनना या होशियारी की बात करना एक तरीके से असंभव जैसा है। 17, आइए पढ़ते हैं। वी शुड बी टुगेदर टू फाइट एनी डेंजर, हमें साथ रहना चाहिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। अदरवाइज सेपरेटली वी वोंट बी एबल टू फाइट, अदरवाइज अगर हम अलग अलग हो गए तो हम लड़ नहीं पाएंगे। तो इसका सही आंसर इन ऑप्शंस में क्या होगा? ये जो 4 ऑप्शन है ये 4 अलग अलग ईडियम्स हैं, आप इन्हें प्रोवर्ब्स भी कह सकते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम एक साथ रहे तो टिकेंगे, अगर बट गए तो हार जाएंगे। यही इसका आंसर है सर। ये लिखा है ना कि हमें साथ रहना चाहिए किसी भी चुनौती का सामना करते समय, क्योंकि अगर हम अलग अलग हो गए तो हम लड़ नहीं पाएंगे, यही लिखा है।
अ फुल पर्स मेक्स द माउथ स्पीक, इसका मतलब होता है कि जब जेब भरी होती है ना, जेब में जब पैसा होता है तो फिर आदमी बड़ी बड़ी हाँकता ही हाँकता है। जब आदमी की जेब भरी होती है तो फिर वो ये ऑर्डर करेगा, वो ऑर्डर करेगा, फिर वो ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा। जब आदमी की जेब पैसे से भरी होती है तो फिर वो बड़ी बड़ी बातें करता ही करता है। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, नो पेन नो गेन। जब आप कोई प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। वेंचर का मतलब होता है अटेम्प्ट करना, एफर्ट्स लगाना। तो जब आप प्रयास नहीं करेंगे तो हासिल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो समझो आधी यात्रा तो पूरी हो गई। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए इसका मतलब है कि आधी जंग तो आपने ऐसे ही जीत ली। वेल बिगन इज हाफ डन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रोहित इज वेरी मिस्चीवियस and always annoys his teachers. रोहित बहुत ही शैतान टाइप का बच्चा है और हमेशा अपने टीचर्स को गुस्सा दिलाता है। अब टीचर्स को गुस्सा दिलाने के लिए क्या आएगा? टू पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील। ये देखिए, ये व्हील है और आदमी कंधे से व्हील पे दम लगा रहा है, तो ये क्या है? इसका मतलब होता है सर दम लगाना। सर मेरी बात आप समझ रहे हैं? पुट इन एफर्ट्स, ताकत झोंकना, प्रयास करना। ये देखिए आदमी एक पहिए को कैसे घुमा रहा है, यहाँ तो हाथों से घुमा रहा है लेकिन ताकत कंधे से भी तो लग रही है, और ये देखिए कंधे से ही घुमा रहा है। तो इसका मतलब होता है प्रयास करना, ताकत झोंकना, एफर्ट्स लगाना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये देखिए चाय के कप में तूफान आ गया, मतलब बात का बतंगड़ बना दिया आपने। छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना, एग्जैजरेट करना जिसको कह सकते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना। लीड समवन अप द गार्डन पाथ, इसका मतलब होता है किसी का भरोसा जीत करके उसके साथ विश्वासघात करना। मतलब आप किसी को बगीचे में लेके जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि किसी को बगीचे में ले जाने का मतलब है उसके साथ बदतमीजी करना। ठीक है, आप किसी का भरोसा जीत करके उसे सुनसान एकांत जगह पर ले जा रहे हैं और उसके साथ वहाँ पर जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी को चीट कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं। चीट करना एक तरीके से। गेट इन हिज टीचर्स हेयर, यही है सर इसका मीनिंग। जब आप किसी को अनॉय कर रहे हैं तो कैसे अनॉय करते हैं सर? जब आप किसी के बालों में कोई चीज़ घुस जाती है तो उसको उलझन होती है ना, आप गौर करिए ना सर। गेट इन हिज टीचर्स हेयर मतलब अपने टीचर के बालों में घुस जाना। अब बालों में जैसे जुआ हो गया किसी के, क्या कोई चीज़ रेंग रही है तो उलझन होगी ना आपको, अच्छा तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो उलझन पैदा कर देगा। तो गेट इन हिज टीचर्स हेयर, उलझन पैदा करना। क्वीड पिच, इसका मतलब होता है किसी के इरादों पर पानी फेर देना, स्पॉयल कर देना एक तरीके से। मेक अ वियर्ड रिक्वेस्ट, अजीबो गरीब निवेदन करना। वियर्ड मतलब अजीबो गरीब, स्ट्रेंज। मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बहुत सारी तरक्की करना। एक्ट आउट ऑफ नॉर्मल, सामान्य से अलग काम करना। सर क्वीर पिच का मतलब होता है कि पिच है ना जिस पे आप बैटिंग करेंगे, खेलेंगे, माहौल है वो पिच, ग्राउंड है, जमीन है आपकी, तो उसको आपने स्पॉइल कर दिया, बिगाड़ दिया, है ना। गए गए पिच पे पानी डाल दिया आपने, खुदाई कर दिया आपने उस पर जाकर के, समझ रहे हैं? तो क्वीर पिच किसी के प्लान्स को, किसी के चांस ऑफ डूइंग समथिंग को स्पॉइल कर देना, तो किसी की योजना, किसी के इरादों पर पानी फेर देना, ये है क्वीर पिच का मीनिंग। आई होप समझ में आया होगा आपको। टर्न हिज हैंड टू, टर्न योर हैंड टू समथिंग का मतलब क्या हो सकता है? टू रिजॉल्व यानी कि समाधान निकालना, समाधान निकालना। एडाप्ट या अप्लाई टू, इसका मतलब होता है लागू होना या सामंजस्य बैठाना, एडजस्ट करना। ट्राई हार्ड, पूरी कोशिश करना। ट्राई न्यू थिंग्स, नए काम को करना, ये इसका सही आंसर है। टर्न योर हैंड टू समथिंग का मतलब होता है जैसे आप किसी काम को कर रहे थे, काम आप हाथों से ही तो करते हैं। आप किसी काम को कर रहे थे, यूजुअली आप काम हाथों से ही करते हैं, फिर आपने उस काम को छोड़ के दूसरे काम में हाथ आजमाया। बोलते नहीं कि मैं इस काम में हाथ डालूंगा, मैं इस चीज में हाथ आजमाऊंगा। तो किसी भी काम में हाथ डालने का ये मतलब है आप उस काम को करेंगे, या किसी भी धंधे में हाथ आजमाने का मतलब है कि आप उस काम को करेंगे। और आपने जब टर्न किया अपने हैंड को, यानी कि आप कुछ और कर रहे थे, अब आप कुछ
और करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो ट्राई डूइंग न्यू थिंग्स, नई संभावनाओं को तलाशना, नए काम करना। एवरीथिंग इन द मैंसन, मैंसन आप बोल सकते हैं एक बड़े से महल को, हवेली को। वॉज इन ग्रेट कंफ्यूजन आफ्टर द रॉबरी, रॉबरी के बाद सब कुछ कैसा था? ग्रेट कंफ्यूजन, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाना है एक तरीके से। तो इसको क्या कहा जा सकता है बताइए? टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जिसका मतलब होता है कि आप एक तरीके से जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक, अपने आप को बदल रहे हैं। चेंज फॉर बेटर, कहते हैं ना कि मैंने ये सब छोड़ दिया है, अब मैं नए तरीके से जीवन जीऊंगा, अच्छे तरीके से। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का ये मतलब है। डैम स्क्विब, स्क्विब का मतलब होता है पटाखे, फुलझड़ी, और डैम का मतलब होता है जब उसमें नमी आ गई हो। अब आप बताइए सर, जो नम पटाखा होता है वो फुस हो जाता है ना तो कहते हैं टाइम टाइम फिश, टाइम टाइम फुस हो गया, तो पटाखा दगा ही नहीं, फुस हो गया। तो इसका मतलब होता है फेलियर, मतलब कि बातें तो बड़ी बड़ी करी गई लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। डैम स्क्विब, आदमी ने बातें खूब करी, कोशिश भी हो सकता है खूब करी, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। डैम स्क्विब, सब फुस हो गया। पिक होल्स का मतलब होता है गलतियां ढूंढना, एक तरीके से टू फाइंड फॉल्ट्स, कमियां ढूंढना, फ्लॉज ढूंढना। पेल मेल का मतलब ही होता है सर कंफ्यूजन, अफरा तफरी जिसको कहते हैं। अक्सर रन पेल मेल देखने को मिलता है, मतलब आग लग गई किसी बिल्डिंग में तो सब भगदड़ मच गई, अफरा तफरी में कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, रन पेल मेल। कल ही मैं एक पुरानी हॉलीवुड मूवी है टाइटैनिक, आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, मैंने भी देखी, ऐसे रैंडमली आ रही थी, मैं देख रहा था। जब उसमें आइसबर्ग से शिप टकराता है, फिर लोगों को लगता है कि ये शिप अब डूब जाएगी, तो सब भागते हैं इधर उधर ना। सो एवरीबडी स्टार्टेड रनिंग पेल मेल, इधर उधर भागना शुरू कर देना। इसी को कहते हैं अफरा तफरी, कंफ्यूजन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टर्न ओवर न्यू लीफ मतलब अपने आप को सुधारना। डैम स्क्विब एक तरीके से असफल प्रयास। पिक होल्स कमियां ढूंढना। पेल मेल कंफ्यूजन। He was alone and knew the dangers ahead during his journey. वो अकेला था और यात्रा के शुरुआत में ही वो जान रहा था कि खतरा क्या है। But he tried to keep up his confidence, यानी कि उसने अपने विश्वास को बना के रखने की कोशिश करी। वो शुरू में जान रहा था कि इस यात्रा में बहुत खतरा है, लेकिन उसने हिम्मत बना के रखी, हिम्मत को टूटने नहीं दिया, या हिम्मत बराबर बना के रखने की कोशिश करी। तो अपने विश्वास को बनाए रखना, टिकाए रखना, हिम्मत बनाए रखने को क्या कहते हैं? वुडंट बी कॉट डेड, मेड अ स्टनर स्टफ, विसल्ड इन द डार्क, स्टेप अप हिज गन्स। अब समझिए सर, स्टेप अप योर गन गेम का मतलब होता है गेम, स्टेप अप योर गेम का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधारना, टू इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस। आप कुछ खेल रहे हैं तो उसी गेम में आप एक तरीके से रफ्तार लेके आ रहे हैं, या एक लेवल को पार करके दूसरे लेवल में जा रहे हैं, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रहे हैं। विसल इन द डार्क ये इसका सही आंसर है। डार्क मतलब अंधेरा, विसल मतलब सीटी। लोग अंधेरे में सीटी क्यों बजाते हैं? ताकि वो डरे ना। एग्जैक्टली जब आप गार्ड, कई बार तो लोग अंधेरे में जब चल रहे होते तो बोलते हुए चलते हैं, होता है ना सर, लोग जब अंधेरे में चल रहे होते तो बोलते हुए चलते हैं ताकि उनकी हिम्मत ना कमजोर पड़े। अंधेरे में चल रहे होते तो लाठी डंडा लेके खट खट की आवाज करते हुए चलते हैं ताकि हिम्मत उनकी ना टूटे। ऐसे ही रात के अंधेरे में जब वो गार्ड चल रहा होता है, चौकसी कर रहा होता है, तो वो सीटी बजाता रहता है ना, तो वो लोगों को सतर्क कर रहा होता है, चोरों को सतर्क कर रहा होता है, वो अपने आप का भी हौसला बढ़ा के रखता है, इससे इससे उसकी भी हिम्मत जो है बनी रहती है। तो विसल इन द डार्क हो जाएगा। मेड अ स्टर्नर, स्टर्नर स्टफ का मतलब होता है
एक तरीके से मजबूती से रिलेट करेगा। स्टफ का मतलब तो कोई भी वस्तु होती, स्टफ जैसे आलू के पराठे बनाए जाते हैं तो जो आलू भरी जाती है उसको स्टफ कहते हैं, स्टफ आइटम्स को कहते हैं। स्टर्नर स्टर्न से बनता है, स्टर्न मतलब होता है मजबूत, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग से हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड से हो जा सकता है, मतलब फौलादी इरादों में। वोंट बी कॉट डेड, आई डोंट नो इसका क्या मीनिंग हो सकता है, वैसे वुड नॉट बी कॉट डेड का मतलब हो जाएगा जब आप, आई कांट बी श्योर ऑफ दिस फ्रेज। नीतीश प्रमोशन इज ड्यू, यानी कि नीतीश का जो प्रमोशन है वो ड्यू है, यानी होना है, और जो चीज़ होनी है उसको क्या कहते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। इसका तो मतलब होता है पूरे सम्मान के साथ, राइट। नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, इसका मतलब होता है अयोग्य, मतलब जो अपने सॉल्ट के लायक ना हो, मतलब जिसको आप अपने घर का नौकर भी ना बनाए, वो नमक देने के लायक भी नहीं है, अयोग्य एक तरीके से। बेसिकली ऐसे लोगों को डिसलॉयल भी कहा जाता है, मतलब जो वफादार नहीं है। डन टू डेथ, कहते ना इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। डन टू डेथ का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड सर, इतना आप थक चुके हैं, आई एम डन मतलब एग्जॉस्टेड, आई एम ओवर नाउ, एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड, इतना आप थक चुके हैं कि अब अगर उसी काम को और आपको करने को कह दिया जाएगा तो जान निकल जाएगी। जैसे कभी कभी आप लगातार जब दौड़ रहे होते तो बहुत जब थक जाते हैं तो कहते हैं अब नहीं दौड़ा जा सकता, अब सांस फूल रही है, अब अगर और दौड़ेंगे तो गिर पड़ेंगे, बेहोश हो जाएंगे, तो एक्सट्रीमली टायर्ड या फिर एग्जॉस्टेड को कहते हैं। ऑन द कार्ड्स का मतलब ही होता है समथिंग विच इज ड्यू, समथिंग विच इज सेट टू हैपन इन फ्यूचर। ऑन द कार्ड्स को ऑन द हॉरिजॉन भी कहा जाता है, मतलब जो चीज़ होनी है, हाँ, टू बी सेट, टू बी डन इन नियर फ्यूचर, जो काम निकट भविष्य में किया जाएगा। तो ड्यू है, यानी कि जो चीज़ ड्यू है वो तो होगी ही होगी ना सर, तो जो चीज़ निकट भविष्य में की जाएगी उसी को कहते हैं ऑन द कार्ड्स या ऑन द हॉरिजॉन, यानी कि ड्यू। ये है इसका सही आंसर। सर सेशन यहीं से ओवर हो जाता है। इससे पहले कि आप सेशन को लीव करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वोकैब आपके लिए चैलेंज है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, रूट वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स, होमोनिम्स, मतलब जो पूरी की पूरी वोकैब है एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में जो पूछी जाती है, अगर वो आपके लिए चैलेंज है तो फिर आप मेरे ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच में ये दिया है कंटेंट, क्या क्या कितना कितना पढ़ाया जाएगा, और टीसीएस की सारी वोकैबुलरी को इंक्लूड किया गया। इस बैच की जो फ़ी है वो 999 है और इसकी वैलिडिटी पूरे 1 ईयर है। ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन में इस बैच को एक्सेस करेंगे तो कुछ डेमो वीडियोस आपको मिलेंगे कैटेगरी वाइज, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलग, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स के अलग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अलग, रूट्स के अलग, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अलग। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी सेगमेंट आप देख रहे हैं सबका पीडीएफ पहले से ही अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, बैच के ही सेगमेंट में अवेलेबल है पीडीएफ नोट्स में। तो आप वहाँ से भी जान सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कौन कौन से वर्ड्स और कितने लेक्चर्स होंगे, इन सब का आइडिया आपको उधर से मिल जाएगा। मतलब मैटर क्या होगा, कंटेंट कैसा होगा, वो आप पहले से ही जान सकते हैं, राइट। तो अगर आपकी वोकैब वीक है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये बैच आपकी वोकैब की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हाँ, आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ ज़रूर पढ़ना होगा। आज का ये सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। एक बात और, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, आप बिल्कुल आ सकते हैं। आज की ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप सेशन को ज़रूर लाइक करें। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में 10+2 के सिनोनिम्स और उसके अगले वीडियो में 10+2 के एंटोनिम्स को मैं पढ़ाऊँगा, राइट। थैंक यू सो मच।